नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 4 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम के करंट अवेयरनेस के लिए यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के पहले यानी राष्ट्रीय मामलों में। कैबिनेट अप्रूव्स भारत नेट प्रोजेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैसिलिटी विल रीच विलेजेस इन 16 स्टेट्स। यानी भारत के 16 राज्यों के गांव में पहुंचेगी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैसिलिटी, और कैबिनेट ने भारत नेट परियोजना को इसके लिए अप्रूव किया है यानी मंजूरी दी है। तो अंडर दिस स्कीम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैसिलिटी विल नाउ बी प्रोवाइडेड टू ऑल द विलेजेस ऑफ these 16 states। यानी इन 16 राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा पहुंचाई जाएगी। An estimated viability gap funding of rupees 19,041 crore has been approved for the scheme। यानी इस योजना के लिए 19,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, और यह जो है भारत नेट परियोजना के तहत किया जाएगा। तो इसमें जो राज्य हैं ये ध्यान रखेंगे: केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.6 लाख गांव को कवर किया जाएगा। Along with this, the cabinet has also given in principal approval for the extension of BharatNet to all the inhabited villages of the remaining states and union territories। यानी यह कैबिनेट ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों तक भारत नेट के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। यानी 1.56 लाख आउट ऑफ 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैव बीन कनेक्टेड विथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज। यानी अब तक 1.56 लाख ब्रॉडबैंड सेवाओं से जोड़ा जा चुका है ग्राम पंचायतों को। तो इस तरह से 3.61 लाख गांव में अब यह किया जाएगा। और नो मोर देन 4 पैक है, यानी इसके अंडर दिस ए 30-year एग्रीमेंट विल बी साइन विद प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर। यानी यह निजी उद्यमियों के, निजी क्षेत्र के उद्यमियों को 30 साल का समझौता किया जाएगा, और इसको 9 अलग अलग पैकेजों में बांटा जाएगा, और किसी भी कंपनी को 4 पैकेज से अधिक नहीं दिए जाएंगे। भारत नेट परियोजना का यही उद्देश्य है कि गांव गांव तक उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। दोस्तों इसके जुड़ने के बाद से, जैसे इस समय कोरोना नामक इस महामारी में ग्रामीण क्षेत्र में नेट की सुविधा न होने की वजह से हमारे छात्र पढ़ाई ऑनलाइन स्टडी में से करने से वह वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में यह परियोजना बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी। ये बहुत ही अच्छी खबर है। यहां पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऑन जुलाई 2, 2021 आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, कौन है MM नरवणे, इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम into the Indian Army during a ceremony held at करियप्पा परेड ग्राउंड, दिल्ली। तो यह जो है 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया गया है। A total of 100 such system will be inducted into the Indian Army in the next 2 years। 100 ऐसे सिस्टम को इसमें डाला जाएगा, और यह पूरा मेड इन इंडिया है, स्वदेश से निर्मित है। It is manufactured by L&T and the system has been designed by DRDO। किसने इसको डिजाइन किया है? DRDO ने किया है। तो यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। यह पुल भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगा, यानी दिस ब्रिज will enhance the capability of the Indian Army। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही यह पश्चिमी सीमाओं के साथ संचालन के मामले में
जैसे मान लीजिए कि सेना की गाड़ी जा रही है, कभी कभी छोटी छोटे तालाब नदियां रास्ते में जो आ जाते हैं, तो उसमें तुरंत यह ब्रिज का काम करेगा यह सिस्टम। तो दिस शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम विल असिस्ट इंडियन आर्मी ट्रूप्स टू ओवरकम geographical barriers like canals and small rivers in case of operation along with western borders। यानी पश्चिमी सीमाओं में इस तरह की जो भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए यह प्रयोग किया जाएगा। तो दिस शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 492 crore has been designed by engineers from DRDO and Indian Army and manufactured by Larsen and Toubro Limited। तो दोस्तों यह जो है दिस सिस्टम इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ 2 prototypes of the SSBS 10 मीटर ऑन द टाट्रा कंपनी है चेक गणराज्य की 8 and 8 multiply by 8 re-engineered chassis and 2 prototype of SSBS 5M on the Tatra 6x6 chassis। तो इस तरह से यह टाट्रा की कंपनी का यह ट्रक यूज हो रहा है। इसकी जो चेचिस है यह ध्यान रखेंगे तो शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS इसको कहेंगे। तो यह काफी मदद करेगा हमारे सेनाओं की, तो यानी आने जाने में त्वरित तुरंत। पहले यह छोटा हुआ करता था, अब इसे बड़ा, इसकी चौड़ाई और लंबाई बढ़ा दी गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसरो अप्रूव्स पार्लियामेंट्री पैनल टू इंप्लीमेंट सैटेलाइट टीवी क्लासेस। देखिए दोस्तों, इसरो ने सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदीय पैनल को मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब बंद पड़े हैं। ऐसे में ऑनलाइन सुविधा उत्पन्न कराने के लिए या टीवी चैनल और इसके माध्यम से एजुकेशन को और सुदृढ़ और सुस्पष्ट बनाने के लिए इसरो ने सैटेलाइट टीवी के आयोजन की बात की और संसदीय पैनल को अपनी मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो है इसरो साइंटिस्ट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग एंड मेड presentation about the use of satellite TV classes for student in front of the official of Ministry of Electronics and Information Technology and दूरदर्शन। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे दूरदर्शन पर इस तरह की अब बातें दिखाई जा रही हैं और आगे इसको और एक्सपैंड किया जाएगा। तो एजुकेशन सेक्रेटरी एंड सीनियर ऑफिशियल from 5 states including Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Telangana and Arunachal Pradesh also attended the panel meeting। और सैटेलाइट टेलीविजन 100% क्षेत्र और 100% आबादी को कवर करता है। तो दूरदर्शन इज ए यूजर ऑफ इनसैट INSAT सैटेलाइट इनसेट उपग्रहों का उपयोग करता है, जैसे इनसेट 3A, 3C, इनसेट 4B के सी बैंड ट्रांसपोर्टर द्वारा यह संचालित होता है और यह घर घर तक यह प्रोग्राम पहुंचेगा। जैसे हम लोग समाचार सुनते हैं, तो इस तरह से अब क्लासेस भी इस पर प्रोवाइड की जाएगी। तो दूरदर्शन द्वारा संचालित सैटेलाइट टेलीविजन सेवाओं में राष्ट्रीय नेटवर्किंग सेवा DD1, DD न्यूज सुना होगा, DD उर्दू, DD स्पोर्ट, DD इंडिया, DD भारती और DD HD। तो इस तरह से यह सब अब सुविधाएं मुहैया कराएंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। ब्राजील प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो इम्प्लीकेटेड इन द वैक्सीन स्कैम। वैक्सीन घोटाले में इनका नाम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक जांच की मंजूरी भी दे दी है। और यह कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपने भाषण में काफी आपत्तिजनक बात कर दी, जिसकी वजह से जनता इनके खिलाफ प्रदर्शन 40 से अधिक शहरों में हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर उतर आए। क्योंकि इन्होंने क्या बोला? जो बोला है कि हर एक आदमी का अगर हम शोक मनाएंगे तो 2022 तक मौन रहेंगे। यही बात इनके मुंह से निकली और पूरे देश में भूचाल मच गया। तो यही कारण है। ये तो बहरहाल ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हाँ एक थोड़ा सा ऐड कर जैसे कि आपको याद हो जाए। तो यह वैक्सीन फ्रॉड के केस में, स्कैम में इनका नाम आ रहा है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। और ब्राजील जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज एंड लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं
इसे फ्रेंच गुयाना टच करता है, सूरीनाम करता है, गुयाना करता है, वेनेजुएला करता है, कोलंबिया करता है, पेरू करता है, बोलीविया करता है, पराग्वे करता है, और यहां पर आप देख रहे हैं अर्जेंटीना भी इसे टच करता है। तो मात्र चिली देश है, इक्वाडोर देश है, यही दो देश इसको स्पर्श नहीं करते, नहीं तो ये सारे देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इसको टच करते हैं। और दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। यहां पर इसके शहर जैसे साओ पोलो, इसे ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे ब्राजील का कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर सेंटोस शहर है, इसे ब्राजील का कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और साओ पोलो तथा सेंटोस के बीच के रेल मार्ग को कॉफी रेल मार्ग कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहां पर ये रेसीफे शहर है ना, रेसीफे पोर्ट पर स्थित है, इसे एक सुगर केन पोर्ट के नाम से जाना जाता है, गन्ना पत्तन के नाम से। और यहीं पर रियो डी जेनेरो है, पिछला जो ओलंपिक गेम कहां हुआ था, रियो ओलंपिक 2016। यह ब्राजील की कल्चरल कैपिटल है। यहाँ के घास के मैदान माटो ग्रासो, हाँ याद रखना, ये कैंपोस, यहाँ के घास के मैदान, अमेजन के वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी याद रखना। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं से बहते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इस बार यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर स्टार्टेड वन महोत्सव 2021 बाय प्लांटिंग ए पारिजात प्लांट। तो पारिजात पौधा लगाकर उन्होंने इस महोत्सव की शुरुआत की। पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा, ऐसा मिनिस्टर साहब ने कहा। तो यह याद रखिएगा, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई के बीच में। यह सारे फैक्ट हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति स्कीम। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इसे कोलकाता में स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह 18 से 50 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों के लिए यह उपलब्ध है। और इसकी जो महत्वपूर्ण है, इसमें 330 रुपए का प्रीमियम जमा किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जीएसटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दिस अमाउंट। और इसमें नामित हुए व्यक्ति को अगर कोई घटना होती है तो 2 लाख रुपए देती है। इसकी प्रीमियर दर बताया ही आपको 330 रुपया है। और द एनुअल इंस्टॉलमेंट अंडर दिस प्लान इज पेड बिफोर 31 में ड्यूरिंग ईच एनुअल कवरेज पीरियड। और दोस्तों, यह प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य जीवन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके कवर को हर साल 1 जून को बैंक के खाते से प्रीमियम की रकम चुकाकर रिन्यू किया जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। एन वेणुधर रेड्डी टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार इन्होंने संभाला है। 1988 बैच के IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अधिकारी हैं एन वेणुधर रेड्डी साहब, इनका नाम ध्यान रखेंगे। आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो इज ए पब्लिक सेक्टर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर 1957 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। इन्वेस्ट इंडिया विन मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड। दोस्तों, इसके लिए हमारे देश के वाणिज्य मंत्री एवं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन्वेस्ट इंडिया को बधाई दी है। यह वैश्विक ग्लोबल अवार्ड पाने, दुनिया के सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से इसे सम्मानित करने की वजह से। तो दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया क्या है, तो यह इट इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया विच मेक्स इट मोर कन्वीनियंट फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया टू इन्वेस्ट इन द कंट्री।
तो यह जो है इट वाज फॉर्म इन 2009 as a non-profit undertaking under the Department of Promotion of Industry and Internal ट्रेड। इसी के आधार पर यह उपक्रम है, 2009 में इसको स्थापित किया गया था। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में एचडीएफसी बैंक लॉन्चेज सलाम दिल से पहल शुरू किया है। यह उन डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देता है जो कोविड-19 महामारी में रक्षा करते करते वह शहीद हो गए। तो यह जो है एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव टू पे ट्रिब्यूट टू doctors across the country to express their gratitude to doctors for their tireless service during the COVID-19 pandemic। ध्यान रखेंगे, इसके लिए बैंक ने एक वेब प्लेटफॉर्म www.salamdilse.com बनाया है, जिसमें आम जनता माइक्रोसॉफ्ट पर लॉग ऑन कर सकती है और डॉक्टरों के लिए धन्यवाद संदेश साझा कर सकती है। और एचडीएफसी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक बीबू वर्गीज और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। माना पटेल बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक। इंडियन वुमेन swimmer Mana Patel become the first athlete to qualify for the Olympic। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। बिफोर माना पटेल नो इंडियन फीमेल स्विमर हैड ever qualified for the Olympic। Mana Patel will now present her claim for a medal in Tokyo Olympic from India। और यह भी ध्यान रखेंगे, माना विल कम्पीट इन 100 मीटर बैक स्ट्रोक एट टोक्यो गेम्स। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। इससे पहले अभी न्यूज में आए थे श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश भी शामिल हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस इंपॉर्टेंट डेज में। आज अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए थे, उसी तरह से अमेरिका आज ही के दिन 4 जुलाई 1776, इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, आई एम सॉरी 1776, 1776 इसको लिख लीजिएगा, 1776, 1776 आज ही के दिन 1776 को अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिले। उत्तरी अमेरिका के 13 कॉलोनीज यानी 13 उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने के लिए वोट दिया था। तभी से 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और आज वह विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कुछ नदियां भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, सीधे सीधे फैक्ट है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो इसको थोड़ा मानचित्र में भी हम लोग देखते हैं। तो यह जो है यहाँ पर आप देखिए, ये एरिया है कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर लेक से इंडस रिवर, यहाँ सिंगे ख्वाब जो है ग्लेशियर है, यहीं के समीप राकस ताल से जो है सतलज नदी निकलती है। ये देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर और यहीं पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, जिसे तिब्बत में याद रखना, इसे तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जांगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिमांग पासी घाट दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इधर लोहित नदी जब आकर मिलती है तो यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और यह गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ते हुए बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और जब पद्मा और जमुना का मिलन होता है तो मेघना नाम से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। याद हो जाएगा। अब जो है इसके बाद जैसे एक एक करके उसमें हमने सारी नदियां, सिंधु नदी भी यहीं समझ गए, ब्रह्मपुत्र भी समझ गए, सतलज नदी भी समझ गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहां पर गंगा नदी की, अब इसमें देखिए उद्गम है, तो अगर उद्गम की बात की जाए तो ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? देवप्रयाग में होता है। कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो भागीरथी का उद्गम कहां से होगा?
अलकनंदा का उद्गम कहां से होगा? तो भागीरथी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड अलकनंदा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संतोपथ हिमानी। दे आर मीट एट देवप्रयाग व्हेन कॉल्ड गंगा। तब जो है यह गंगा कहलाती, देन कॉल्ड गंगा। तो गंगा जो है कब कहलाती है? जब भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है। फिर यह हरिद्वार में गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं। फिर चेनाब नदी का नाम, चेनाब नदी इट इज लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। मानचित्र में अगर देखेंगे तो यह चेनाब नदी है, यह हिमाचल प्रदेश है, यहीं बारालाचाला दर्रे से निकलती है, यह चली जाती है। फिर जो है यहां पर आप बात करेंगे गोदावरी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। यहां पर अगर आप देखें यह गोदावरी नदी ना महाराष्ट्र के त्रयंबक के पठार से निकलती है। और इसके पहले जो दिया गया है याद रखेंगे, सतलज नदी बता ही दिया, यमुना नदी वहीं गंगोत्री के पास यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में इसका संगम होता है। कृष्णा नदी वहीं त्रयंबक पठार के नजदीक नासिक के दक्षिण में महाबलेश्वर 1438 मीटर ऊंची है, कल ही बताया था चोटी, यहीं से कृष्णा नदी का यानी महाराष्ट्र से ही कृष्णा नदी भी निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती हैं, रायपुर जिले के सिहावा की पहाड़ी से, और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी तरह से घाघरा नदी ये गंगा की सहायक नदी है, यह देख सकते हैं इसमें मानचित्र में, आइए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये गंडक है, यह गोमती है, यहीं पर घाघरा भी नदी मैं बता चुका हूं। तो यह मापुतो चुंग ग्लेशियर से आती है, बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है, याद रखेंगे। और फिर जो है इसके बाद जो महत्वपूर्ण नदी है वह है चंबल नदी, यह बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर जिले के मऊ के जाना पाव पहाड़ी से यह निकलती है और यह बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। शिप्रा नदी इसकी सहायक नदी है, पार्वती, शिप्रा, बनास, काली सिंध ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। यह रेवाइंस का निर्माण करती है ड्यू टू गुली इरोजन, अवनलिका अपर्दन के कारण बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम बनाया गया है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सोन नदी भी बताया था अमरकंटक से उत्तर में जाती है, गंगा से पटना के समीप दानापुर में गंगा में मिल जाती है। इसी तरह से कोशी नदी से बिहार का शोक कहा जाता है, पूरा उत्तरी बिहार इस समय देखिए तो पूरा डूब है, तो कोशी नदी में बाढ़ आती है। तो गोसाई थान चोटी या ग्लेशियर से निकलती है और यह नेपाल में 7 धाराएं होती हैं और यह नेपाल होती है भारत में कुरुसेला नामक स्थान में गंगा से मिलती है। झेलम नदी, झेलम नदी की बात की जाए तो यह भी सिंधु की सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग, वेरीनाग के नजदीक शेषनाग लेक से निकलती है और वुलर झील में प्रवेश करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए आगे जाकर के चेनाब नदी से यह मिल जाती है। तो अगर सबसे नॉर्थ में बात की जाए, सबसे नॉर्थ में झेलम, फिर चेनाब, अभी मानचित्र में दिखा देता हूं। यह देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर क्या है? झेलम, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज है, फिर ब्यास है, सॉरी ब्यास है, फिर सतलज है। तो उत्तर से दक्षिण भी लगाने को आ जाए तो इसे लगा दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। अब जो है इसके बाद है ताप्ती नदी, रावी नदी, ये भी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के मुल्ताई हिल से निकलती है। और यह देख सकते हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा, ये सब खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। और ब्यास नदी वहीं रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। और लूनी नदी नाग पहाड़, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। यहाँ मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो अजमेर के ये अरावली के नाग पहाड़, ये देख रहे हैं लूनी नदी, और यह बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इंटरनल पैटर्न रिवर है, यह इंटरनल ड्रेनेज पैटर्न रिवर है। और साबरमती नदी यह राजस्थान के
जो है मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। ये देख रहे हैं ना, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह पूरा मानचित्र में इन्हें देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रोली सरोज, जैक्सन ईबी, ज्योति गर्ग, सयाली पाटिल, सुभाष रानी, विनोद जायसवाल, विवेक शुक्ला, रेणु बाला, योगी पाटिल, अंकिता राठौर, मोनी गुप्ता, अभिषेक कश्यप, संध्या रानी, नीतू, नाइम अंसारी, मोहम्मद हसन, अनु धामा, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। ज्योति जी ने कई प्रश्न पूछे हैं, जैसे काली मृदा और लाल मृदा दोनों में लौह तत्व की अधिकता होती है। देखिए, काली मृदा में मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस के कारण इसका रंग काला होता है। किसके कारण? मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस। ध्यान रखेंगे, बेसाल्टिक लावा ब्लैक सॉइल में चेंज हो गया था। तो इसके काले होने का कारण है मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस का पाया जाना, और इसके लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। यानी इस यहाँ पर इसी देखिए, लाल और पीली मृदा एक साथ क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब देखिए ऊपर का जो है लाल रहता है, ऑक्सीजन मिल जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण, और यहीं नीचे अगर वही हाइड्रेटेड फॉर्म में जब हो जाता है, जलगत क्रिया की वजह से हो जाता है, तो यह नीचे आप देखोगे तो पीली मृदा मिलती है। तो इसीलिए प्रायः जो है अपर लेयर इसकी रेड और लोअर लेयर जो है येलो होती है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने प्रश्न, इस्तांबुल कन्वेंशन हस्ताक्षरकर्ता में क्या भारत भी है? तो इसमें कन्वेंशन में भारत नहीं है, इसमें यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे अल्बानिया, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जेगोविना, इस तरह से, और जो है स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री ने हस्ताक्षर किए हैं। ये ध्यान रखेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, अब तो पंचम तक हो गया है, याद रखेंगे। तो उसमें जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं आप लोगों के पहले प्रश्न में, विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम? DRDO, ISRO, CSIR या none of these? Next question, under which project now all the villages of 16 states will be provided with the facility of optical fiber network? भारत नेट परियोजना, डिजिटल इंडिया योजना, भारत माला परियोजना, या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट है, जायर बोल्सोनारो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ब्राजील, वेनेजुएला, मैक्सिको, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्टार्टेड? 9 मई 2014, 9 मई 2015, 9 मई 2016 या 9 मई 2017? नेक्स्ट है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एट प्रेजेंट? एन वेणुधर रेड्डी, प्रदीप सिन्हा, आर रामास्वामी, दिनेश मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी हैज रिसेंटली वॉन द OCI ग्लोबल मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड 2021? इन्वेस्ट इंडिया, इम्पैक्ट इंडिया, आर्काइव इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या यस बैंक? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक? माना पटेल, दीपिका पटेल, शिवानी कटारिया या कंचनमाला पांडे? नेक्स्ट है, व्हेन इज अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? मुल्ताई नामक पहाड़ी, नाग पहाड़, अमरकंटक, महाबलेश्वर? दोस्तों, ये चारों मेन सोर्स हैं रिवर्स के, ये भी बताइएगा। इन महाबलेश्वर से कौन निकलती है, नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, मुल्ताई हिल से कौन सी निकलती है? तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।